दो वर्ष होने के पूर्वानुमान रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। तो भारत और चीन की जनसंख्या तुलनात्मक प्रस्तुति वर्ष 2023 के मध्य तक देख लेते हैं। जनसंख्या करोड़ में 15 से 64 वर्ष की उम्र के लोग, 65 वर्ष से अधिक उम्र, TFR और जीन प्रत्याशा देखते हैं। भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या देखते हैं तो भारत की जनसंख्या जो है यह 2023 के लिए है तो 142.86 है। 15 से 64 वर्ष की उम्र 15 से 64 उम्र के लोग इसमें 68% हैं। 65 वर्ष से अधिक जो है इसमें 7% हैं और TFR 0.2 है, यानी इसमें प्रजनन दर जो है 2.0 है और जीवन प्रत्याशा 72.5 है। ये जो 2023 के मध्य तक की इसमें रिपोर्ट दी गई है। तो चीन की जो वर्तमान जनसंख्या यानी 2023 के मध्य तक है 142.57 है, यानी 29 लाख जो है कम है भारत की जनसंख्या से। और इसमें 15 से 64 वर्ष के लोग जो है 1% ज़्यादा, यानी भारत से 1% ज़्यादा 69% है और 65% से अधिक जनसंख्या जो है वो भी भारत की दुगनी यानी 14% इसमें है। और TFR यानी प्रजनन दर जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.2 यानी भारत से कम है और इसमें जीवन प्रत्याशा भारत से ज़्यादा है, यानी 79 वर्ष है। विश्व की जनसंख्या देखें 2023 का मतलब तो ये 8 अरब है, 840.50 है और 15 से 64 वर्ष की उम्र जो इसमें 65% है और 65% से अधिक जो है 10% है और टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.3 है और जीवन प्रत्याशा जो 73.5 है। नेक्स्ट इसमें जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 से दुनिया के विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक की स्थिति के आकलन संबंधी विश्व बैंक यानी लॉजिस्टिक स्थिति कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। वर्ष 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 23 अप्रैल 2023 को जारी की गई। इस सूचकांक में 4.3 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान सिंगापुर का है, 4.2 स्कोर के साथ दूसरा स्थान फिनलैंड का, तीसरे स्थान पर 4.1 के स्कोर के साथ 4 देश डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन चारों को तीसरा स्थान संयुक्त से रिपोर्ट दिया गया। इसके पश्चात 4.0 स्कोर 6 देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात का है। ये सभी 6 देश संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस रूप में लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 प्रमुख शीर्ष 10 राष्ट्र देखें तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, इसके बाद फिनलैंड, क्रमशः समूह देखा जा सकता है। ये सारे इसमें दिखाए गए हैं। आगे इसमें देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो लॉजिस्टिक के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण इस मामले में भारत की स्थिति में काफी सुधार हाल के वर्षों में हुआ है। विश्व बैंक की वर्ष 2023 की नवीनतम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI रिपोर्ट में 139 देशों में भारत को 38वां स्थान, 4 अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से भारत को यानी भारत जो इसका पोजीशन है 38 पोजीशन है और इसके साथ 4 अन्य देश हैं। इन 5 देशों का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 3.4 स्थान आंकित किया गया। 2014 में भारत इस इंडेक्स में 54 था, 2018 में 44वां स्थान था। इस तरह भारत का प्रदर्शन लगातार सुधार हुआ है। लॉजिस्टिक के मामले में बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति PM गति शक्ति पर घोषणा की थी। बाद 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NPL घोषणा की गई थी। इन सभी कदमों का उद्देश्य परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना, उत्पादित सामान को उसी गंतव्य तक गति से पहुंचाना ताकि विमान क्षेत्र के समय अवधि की बचत करना। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के मामले में भारत के बेहतर प्रदर्शन टिप्पणी करते विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ। लॉजिस्टिक की स्थिति के मामले में सबसे निचला स्थान देखें तो अफगानिस्तान और लीबिया का, जिनका स्कोर 1.9 139 देशों में दोनों संयुक्त रूप से 138वें स्थान पर, इनके ऊपर 137वां स्थान सोमालिया का। सूचकांक निम्न लॉजिस्टिक निष्पादन वाले देशों को क्रम से देखा जा सकता है। तो यह देखें यहाँ पर जो है सबसे कम जो है लीबिया और अफगानिस्तान है और इनका स्थान 138वां है। इस प्रकार से सभी देशों को देखा जा सकता है। और इसमें देखें तो यानी प्रमुख स्थान वाले देशों को देखें, यानी अन्य प्रमुख देशों फ्रांस, जापान, जाति संघ रूप से 13वें स्थान पर, अमेरिका का 17वां, ब्रिटेन का 19वां, सऊदी अरब का 38वां, रूस का 28वां है। तो क्रम से यहाँ पर देखा जा सकता है अन्य देशों का जो लॉजिस्टिक स्थान है फ्रांस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, रूस है। लॉजिस्टिक की प्रभावशीलता का आकलन 6 मानकों के आधार पर इसमें जो मानक है 6 मानक बनाए गए हैं। तो पहला जो है सीमा शुल्क प्रदर्शन, आधारभूत संरचना की गुणवत्ता, शिपमेंट की सुलभ व्यवस्था, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, भेजी गई वस्तु की ट्रैकिंग और अनुरेखण, शिपमेंट की समय वरीयता। इसके बाद 2023-24 में देश में खाद्यान्न उत्पादन तीसरे अग्रिम अनुमान को देखा जा सकता है। तो ये जानकारी इसमें दी गई है, इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसमें अग्रिम अनुमान को देखें तो इसमें है कुल खाद्यान्न उत्पादन को देख लेते हैं तो 330.54 मिलियन टन रिकॉर्ड होगा। चावल का देखें तो 135.54 मिलियन टन रिकॉर्ड होगा। गेहूं 112.74 मिलियन टन ये भी रिकॉर्ड है। बाजरा 11.17 मिलियन टन है। इसके बाद पौष्टिक मोटे अनाज 54.75 मिलियन टन, मक्का 35.91 मिलियन टन रिकॉर्ड है। दलहन 27.50 मिलियन टन, अरहर 4.35 मिलियन टन, चना 13.54 मिलियन टन, मूंग 3.74 मिलियन टन, तिलहन। इस प्रकार से देखा जा सकता है। कृषि मंत्रालय गन्ना का देखें तो गन्ना यहाँ 454.23 मिलियन टन रिकॉर्ड है। कृषि मंत्रालय ने 25 मई 2023 के तीसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 330.54 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर होने का अनुमान लगाया है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 प्राप्त किए गए 315.62 मिलियन टन की तुलना में 14.92 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 दौरान चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 135.54 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर होने का अनुमान लगाया गया। पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 129.49 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 6.07 मिलियन अधिक है। इस प्रकार से गेहूं को भी देखा जा सकता है। गेहूं जो है 2022-23 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 112.14 मिलियन टन होने का अनुमान है। अनुमान तीसरे अग्रिम अनुमान लगाया गया 2021-22 में प्राप्त किए गए 107.74 मिलियन टन की तुलना में 5.00 मिलियन टन अधिक है। तो इस प्रकार से ये अनुमान है। इसके बाद इसमें देखते हैं तो यह दिया गया है 2022-23 में देश के GDP और राष्ट्रीय आय के NSO के ताजा अनंतरिम अनुमान। इसमें देखें 2022-23 के देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP और राष्ट्रीय आय संबंधी अनंतरिम अनुमान प्रोविजनल एस्टिमेट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी इसमें इंपॉर्टेंट जाता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा क्या किया जाता है। तो ये दोनों ही कार्य इसमें देखें तो राष्ट्रीय आय और GDP जो है इसका आकलन राष्ट्रीय आय जो है NSO द्वारा जारी किया जाता है, इसकी आंकड़ा करता है। अनुमान 31 मई 2023 को जारी किया। इस वित्तीय वर्ष में GDP में वृद्धि 7.2% अनुमानित है। इससे पूर्व इस वित्तीय वर्ष के लिए GDP संबंधी पहले अग्रिम अनुमान यानी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 7 जनवरी 2023 को तथा दूसरे अग्रिम अनुमान सेकंड एडवांस एस्टिमेट 28 फरवरी 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO द्वारा जारी किए गए थे। दूसरे अग्रिम अनुमानों को 2022-23 में GDP में
जीडीपी में वृद्धि 7.0% रन का अनुमान व्यक्त किया गया है। पूर्व वर्ष 2021-22 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि 9.1% थी। 2022-23 के राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान 7 जनवरी 2023 को ऐसे समय जारी किए गए थे, जब इस वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों यानी क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर 2 के उत्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध थे। तो इसको चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ दिखाया गया इसका जो मूल्य होता है वह निकाला किस पर जाता है, 2011-12 के स्थिर मूल्यों को निकाला था एट कांस्टेंट 2011 to 12 प्राइसेस पर है, रुपये लाख करोड़ में है। और यहाँ पर देखा जाता है 2021-22 18 फरवरी 2023 से पहले संबंधित आंकड़न IRE है 2022-23 21 मई 2023 के अनंतरिम आंकड़े PE है। तो मूल कीमतों पर मूल्यवर्धन यानी GVA बेसिस उत्पादन पर निवल सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI प्रति व्यक्ति आय को देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रति व्यक्ति आय जो है 92,583 से जो है 98,374 हो गई, यानी इसमें जो है ये जो है 7.6 से 6.3 है। प्रचलित मूल्यों को देख लेते हैं। इसको प्रचलित मूल्यों को भी इसको इसी प्रकार दिखाया गया। नोट ब्रैकेट में देखे आंकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं प्रतिशत में। तो यह सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इसमें देखें तो NSO के 31 मई 2023 के अंतरिम आंकड़ों में स्थिर कीमतों 2011-12 के मूल्यों पर 2022-23 में शुद्ध राष्ट्रीय आय रियल नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस पर 136.04 लाख करोड़ अनुमानित, जबकि 2021-22 में यह 126.71 लाख करोड़ थी। इसी प्रकार 2022-23 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 4.4% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 2021-22 में वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि 8.6% रही थी। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। 2022-23 में ये जो 98,374 रहने का NSO का ताजा अंतरिम आकलन है, जबकि 2021-22 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 92,583 ही रही थी। इस प्रकार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में 6.3% की वृद्धि 2022-23 में होने का NSO का अंतरिम आकलन है। यानी यहाँ जो दिखाया गया है ये वृद्धि जो है, इसको देख सकते हैं कि जो वृद्धि है पूर्व वर्ष की अपेक्षा जो इसमें वृद्धि है 6.3% की वृद्धि और पिछले वर्ष के जो पूर्व की वृद्धि 7.6% थी। तो इसको देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हमने देखा, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा विधेयक 2023 संसद में पारित है। ये कब पारित किया गया? राज्यसभा से प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को 3 अप्रैल 2023 को मंजूरी दे दी। इसमें देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ संरेखित करने के लिए 2 दशक पुराने एंटी ट्रस्ट कानून को आधुनिक बनाना है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा आयोग 2022 को संशोधित 2002 यानी प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 यानी इससे पूर्व 21 जो 2 में किया गया था, 21 वर्ष पूर्व किया गया था, संशोधित करना है, जो प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग NCCI को अर्पित करता है। विधेयक को अगस्त 2022 संसद में पेश किया गया था और इसे समीक्षा के लिए वित्त संबंधित अस्थायी समिति ने दिसंबर 2000 रिपोर्ट सौंपी और फरवरी 2023 में कुछ समय विधेयक को फिर से पेश किया गया। लोकसभा ने 29 मार्च 2023 को विधेयक को पारित किया गया, वहीं राज्यसभा ने 3 अप्रैल को पारित किया। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023-2002 के अधिनियम कई बदलाव प्रस्ताव करता है, जो भारत में अविश्वास और प्रतिस्पर्धा कानून को नियंत्रित करता है। नए बिल के तहत भारत में संचालित किसी कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अधिग्रहण और बिल से जुड़ी सभी सौदे मूल्यों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की मंजूरी आवश्यक है। बिल संयोजन के मूल्यांकन के लिए समग्र समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दिया, इसमें 60 दिनों कमी कर दी गई है। इस प्रकार से यह जानकारी इसमें है, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को पहला फर्नारियम मिला। केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को जो नीलगिर तहर का घर है को पहला फर्नारियम हाल ही मिला, जो हिल स्टेशन में अपनी तरह का पहला है। फर्नारियम फर्न का एक संग्रह जिसे पार्क के अंदर लगाया जाता है। अधिकारियों के अनुसार फर्न की 52 किस्में पहले लगाई जा चुकी हैं और पार्क में पाए जाने वाले फर्न की सभी 104 किस्मों को कवर करने की योजना है। फर्नारियम आर्केडेरियम के पास स्थित है और इसे 20 अप्रैल 2023 को जनता के लिए खोल दिया गया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में यह पार्क की जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, जो कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा और पार्क संरक्षण में मदद करेगा। फर्न स्वस्थ वनों के पारिस्थितिक संकेतक हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फर्न जो होते हैं स्वस्थ वनों के पारिस्थितिक संकेतक हैं। पौधों में एपीफाइट परिवार का हिस्सा है, जो अन्य पौधों पर उगते हैं। वे पेड़ों से लीचिंग के जरिए पोषक तत्व और पानी प्राप्त करते हैं। पार्क के अंदर पेड़ों पर बड़ी संख्या में फर्न पाए जा सकते हैं, जो एक स्वस्थ जंगल का संकेत है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में स्थापित यह राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। केरल वन और वन्यजीव विभाग मुन्नार वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रशासित ENP अपनी समृद्धि जैव विविधता के लिए जाना जाता है और ये विभिन्न स्थानीय प्रजातियों का घर है। इसके बाद नेक्स्ट है अमेरिकी वित्तीय सूची की 100 प्रभावशाली महिलाओं में 5 भारतवंशी शामिल। इसमें देखते हैं तो अमेरिका में भारतीय मूल की 5 महिला कार्यकारी अधिकारियों ने वित्तीय सेवा उद्योग के प्रमुख स्थान पाने और उनके भविष्य को आकार देने में मदद के लिए बैरन की प्रतिष्ठित अमेरिकी वित्तीय सूची में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं ने जगह बनाई है। अप्रैल 2023 में जारी बैरन की चौथी वार्षिक सूची में JP मॉर्गन की अनु एंगर, एरियल इन्वेस्टमेंट की रूपल जे भंसाली, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की मीना लकड़ावाला, फ्रैंकलिन टेम्पल की सोनल देसाई और बोफा सिक्योरिटीज की सविता सुब्रमण्यम। साल में बैरन वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहायक प्रकाशन है, जो डाउन जोन्स से कमतर प्रकाशित किया जाता है। पत्रिका सूची में शामिल सभी महिला अधिकारियों को प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। भारतवंशी एंगर JP मॉर्गन में विलय व अधिग्रहण के वैश्विक प्रमुख के चुनौतीपूर्ण बाजार में नेविगेशन करते समय ग्राहकों को विशेषता और स्थिरता के बराबर उपाय प्रदान करती है। तो इस प्रकार से उसको देखा जाता है। विदेशी व्यापार नीति 2023-24 देखें, भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को अपनी नई विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी FTP घोषणा की, जिसने 1 अप्रैल 2023 से 2015 में शुरू की गई पिछली नीति की जगह ली। यानी 1 अप्रैल 2023 से भारतीय विदेश नीति FTP शुरू की गई और 2015 में शुरू की गई पिछली नीति की जगह ली है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई बाजार नीति को जारी करते हुए कहा, सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित भारत का कुल निर्यात $750 अरब
के आंकड़े को पार कर इस वर्ष 760 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर गया है। विदेशी व्यापार नीति शेष विश्व के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए रणनीतियों, नियमों और दिशा निर्देशों को रूपरेखा तैयार करती है। इस प्रकार से इसमें देखा जा सकता है नई विदेश व्यापार नीति 2030 तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमें से व्यापारिक और सेवा क्षेत्रों के समान योगदान है। और इसमें 4 प्रमुख स्तंभों को देख लेते हैं। 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, जिसमें पहले स्तंभ इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने, प्रोत्साहन आधारित प्रणाली को छूट और पात्रता व्यवस्थाओं को बदलना। दूसरा, इसका उद्देश्य निर्यातकों, राज्यों और जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। तीसरा, इसका उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना और व्यापार संचालन सरलता के लिए ई पहल शुरू करना। अंत में इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में निर्यात को बढ़ावा देने के अतिरिक्त निर्यात हब विकसित करना। नई नीति विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी यानी SCOMET श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करें। यहाँ इसको मेट का मतलब स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी द्वारा उपयोग सिविलियन और मिलिट्री वस्तुएं शामिल हैं। आगे इसमें देखते हैं तो व्यापार नीति के प्रमुख बिंदु को देखा जा सकता है इसमें। तो मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद परिधान के लिए, मिर्जापुर हाथों से बने कारपेट के लिए, मुरादाबाद कारपेट के लिए, वाराणसी हैंडलूम के लिए, हैंडीक्राफ्ट यानी वाराणसी जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए, इन 4 शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE के रूप में नामित किया गया है। यानी इसमें इसको पुनः देखते हैं तो मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद जो परिधान के लिए, मिर्जापुर यानी जो भारत में है हाथों से बने कारपेट के लिए, मुरादाबाद जो भारत में कारपेट के लिए, वाराणसी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, इन 4 नए शहरों को, फरीदाबाद जो है कि ये भारत में नहीं है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, बल्कि 3 इसमें जो उत्तर प्रदेश हैं, तो इसमें टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE के रूप में नामित किए गए इन 4 शहरों को। इन शहरों के पास MAI मार्केट एक्सचेंज इनिशिएटिव ऑफ MAI योजना के तहत निर्यात प्रोत्साहन निधि तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच होगी और ये सभी शहर निर्यात संबंधित पूंजीगत वस्तुएं EPGC योजना के तहत निर्यात की पूर्ति के लिए समान सेवा प्रदाता यानी CSP लाभ प्राप्त करने सक्षम को निर्यात प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्म अब क्षमता निर्माण की पहलों से भागीदार होंगे। टीच वन पहल के तहत 2 स्टार और सुपर धारकों की रुचि रखने वाले व्यक्तियों को मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे भारत को 2030 में पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर एक सक्षम और कुशल जनशक्ति का बड़ा पुल बनाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। इसमें ये भी जानकारी है, विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2030 तक देश में ई-कॉमर्स निर्यात की क्षमता $200 से $300 बिलियन तक की सीमा तक पहुंच सकती है। FTP 2023 ई-कॉमर्स हब और संबंधित तत्वों जैसे भुगतान समाधान, बुक कीपिंग, रिटर्न्स पॉलिसी और निर्यात क्षेत्रों के रोडमैप के रूप में तैयार करेगा। 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च 2023 को देश के 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना घोषणा के वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब किया? 17 मार्च 2023 को। ये पार्क कहाँ बनेंगे इसको देखते हैं। तो ये पार्क जो बनेंगे आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विस्तार किया जाए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे। इन पार्कों में उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है। इन पार्कों में उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश यानी इन पार्कों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के धार, महाराष्ट्र के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल, तमिलनाडु के विरुधुनगर में, कर्नाटक के देखें कलबुर्गी में, गुजरात के नवसारी में भी स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना कार्य 2027 से 28 तक पूरा किया जाए। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार योजना लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। तो इसमें ये जानकारी दी गई, इसको देखा जा सकता है। भारत को पीछे छोड़ यूके दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भी इंपॉर्टेंट है कि भारत को पीछे छोड़ यूके यूनाइटेड किंगडम दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। इसमें देखें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 22 फरवरी 2023 को यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन का है, भारत को पीछे छोड़कर $3.1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 6ठा सबसे शेयर बाजार बन गया है। 29 मई 2022 के बाद पहली बार ब्रिटेन इस मामले में भारत से आगे निकलने में सफलता पाई। 2022 में भारत फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना था। यूके का बाजार पूंजीकरण भारत के $5.1 बिलियन अधिक है। यानी यूके का जो बाजार पूंजीकरण भारत से $5.1 बिलियन अधिक है। हाल ही में हिंडनबर्ग शोध संस्थान के अडानी समूह धोखाधड़ी के आरोप के बाद भारत के शेयर बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई है। इसमें देखें शीर्ष 3 बाजार पूंजीकरण वाले शेयर बाजार देखें तो पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे स्थान चीन, तीसरे स्थान पर जापान है और 6ठा स्थान जो है वो अभी जो है यूके का बना और 7वें स्थान पर जो है भारत का आ गया है। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत को पीछे छोड़ यूके दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। तो इस हिसाब से भारत जो है 7वें स्थान पर। स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण शिल्प आकृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों की HUID अनिवार्य। यानी स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं के साथ होने वाले धोखा पर अंकुश लगाने के लिए अब ऐसे उत्पादों का हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्वर्ण आभूषण शिल्प आकृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID जिसका आदेश 3 मार्च 2023 को जारी किया गया था। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS HUID जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य आभूषणों से गुणवत्ता परीक्षण करना होता है। इसकी शुरुआत 2000 की गई थी। 1 अप्रैल 2023 से पूर्व 4 डिजिट वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी, जिसे अब 1 अप्रैल 2023 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें भी ये जानकारी दी गई। इसमें मध्य रेलवे के समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण इसमें देखा जाए तो मध्य रेलवे ने समूचे ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मध्य रेलवे की टीम की सराहना की। PM ने ट्वीट पर लिखा, उत्कृष्ट उपलब्धि, पूरी टीम को बधाई। तो यहाँ पर जानकारी इसमें देखा जा सकता है कि मूल पशुपालक सांख्यिकी 2023 का विमोचन, इसमें सारी जानकारियाँ हैं, इसको देखा जा सकता है कि ये सब जो जानकारी इसमें दी गई है एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो पशुपालन सांख्यिकी 2022 के प्रमुख बिंदु को इस पर देखा जा सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश के यूपी स्पेशल देखें तो कुल यहाँ पर देखा जाए कुल 5 प्रमुख मांस उत्पादक राज्य में देखें तो महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, इसके पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना है।
ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें भी देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश शामिल है। शीर्ष यानी वर्ष 2021-22 में शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में देखें, 2021-22 में शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में देखें तो पहले स्थान राजस्थान हो गया, दूसरे स्थान पर जो उत्तर प्रदेश है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें 2021-22 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन जो था 221.06 मिलियन टन है। वर्ष 2021-22 में दूध उत्पादन में 5.29% वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। फिर इसके बाद इरेडा को आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है, इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखा जाए ये जानकारी इसमें है, एमपीए पर हस्ताक्षर करने वाला गेल बना पहला पीएसयू। और इसके बाद इसमें देखें तो प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि को यहाँ पर दिखाया गया, इसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद इसमें देखें तो ये जानकारी बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। यानी कहाँ किया गया है, पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया, इसको भी देखा जा सकता है यहाँ पर। इसके बाद आगे इसमें देखें तो यह आपका बता भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है 18 मार्च 2023 को। भारत बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन का नाम दिया गया है और 131.5 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन के द्वारा असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के परबतीपुर के डिपो तक डीजल पहुंचाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 है, तो बजट को देखा जा सकता है। हालांकि ये बजट जो है 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था, तो इससे संपूर्ण जानकारी जो है पूर्व की वीडियो में बनाकर अपलोड की जा चुकी है। तो इसको देखा जा सकता है कि जो है किस प्रकार से वार्षिक आय जो है कर की छूट के लिए दिखाया गया है। और यहाँ देखें तो रुपया किस तरह से बजट में रुपया आता कहाँ से रुपया जाता कहाँ, इसको भी दिखाया गया है इसमें बजट के रूप में। तो इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है 2023-24 के लिए बजट के खर्च अनुमान को भी देख सकते हैं, कहाँ पर सर्वाधिक बजट खर्च अनुमान, इसको भी अनुमान लगाया जाता है। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें दी गई बजट संबंधी, तो इसको एक नज़र देखा जा सकता है। Thanks for watching this.